कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स के सेकंड पेपर के मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे हम मॉडल पेपर और उसका सोल्यूशन दोनों की बातें करेंगे। सेकंड पेपर का टाइटल क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हो, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के अंदर आपको हर सब्जेक्ट के दो दो एग्जाम देने हैं, दो दो पेपर के एग्जाम देने हैं। तो अगर आपने फिजिक्स चूज़ किया है तो फिजिक्स का भी दो पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 आई थिंक क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स के नाम से है। ठीक है, अगर थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो गया हो तो क्लियर कर देना। और सेकंड पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अपने कॉलेज का एक डायरेक्टर, चलो बोल देते हैं, हमारे कॉलेज के डायरेक्टर सर थे, तो वो एक बात हमेशा बोलते हैं कि थे नहीं, अभी भी है। ठीक है, अभी भी वो उस पोस्ट पे बने हुए हैं। ठीक है, अभी रिटायर वगैरह नहीं हुए, जब होंगे तो फ्यूचर में देखा जाएगा। वो एक बात बोलते हैं कि अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ, अगर ठीक है तो सही है, अगर नहीं है तो उसको करेक्ट करो। तो वैसे ही पहला पेपर अगर क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स है तो ठीक, नहीं तो करेक्ट करो। ठीक है, सही है, बढ़िया लगता है लाइन। तो अभी कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात भी हुई, थोड़ा सा हो गया था, लगा रहता है अपने बीच। ठीक है, कभी बात विवाद वैसे ही किसी टॉपिक पे हो जाता है। ठीक है, कभी कुछ अच्छा रिजल्ट निकल जाता है, कभी कुछ और आगे तक सोच लिया जाता है। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हमारे पास पेपर 2 का टाइटल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके जो नोट्स हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के फॉर्म नाम से एक लिंक दिखेगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हम और भी मॉडल पेपर वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी मिल जाएंगे। और इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन वगैरह भी डिस्कस करेंगे, वो भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको चैप्टर वाइज नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, आप चैनल पर जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर अभी तक अवेलेबल नहीं होगा तो आप कमेंट में बता देना, अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम जब पास आएगा तो थोड़ा सा मॉडल पेपर वगैरह की स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम में कुछ महीने की टाइम है, तो इसीलिए थोड़ा सा आराम से डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आप तो इतने प्रो ही हो ही गए हो कि आप जानते हो पेपर ABC 3 सेक्शन में बटे होते हैं। ठीक है, पेपर ये हर यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। विद्यापीठ हो, विद्यापीठ मतलब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, CCSU, MSU, MJPRU, DDU, MSDSU, पूर्वांचल, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बस वहाँ पे थ्योरी पेपर होना चाहिए, मतलब कि एग्ज़ाम रिटन फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपके यहाँ OMR बेसिस पे एग्ज़ाम हो रहा है तो बता दीजिएगा, हम OMR के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक एक आध दो यूनिवर्सिटी है, थोड़ा सा डाउट है, शायद रोहिलखंड यूनिवर्सिटी या फिर किसी और का नोटिस देखा था, उन्होंने बोला था कि MCQ बेसिस पे एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, चलो वो तो नोटिस हम बाद में देख लेंगे, जब एग्ज़ाम क्लियर पास आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यही है कि अभी इसको देखते हैं। ठीक है, तो सेक्शन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? स्टेट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाई इट इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है ये बताना है, हैसेनबर्ग ने जो दिया था। और फिर क्यों अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बड़े ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होता, ये बताना है। ठीक है, देखो यार, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ना क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल, उसको हम देख ही नहीं सकते, तो इसीलिए आप एक रीजन बोल सकते हो, क्योंकि वो क्वांटम मैकेनिक्स का एक क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट है, तो उसको बड़े ऑब्जेक्ट पे लगाओगे तो बड़े ऑब्जेक्ट मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स में आ जाओगे, तो वहाँ पे वो अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हो क्लासिकल और क्वांटम थोड़ी से अलग दिशा में चलते हैं। ठीक है, जो चीज़ इसमें सही है उसमें गलत हो सकती है। ठीक है, अब क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलता है कि कोई भी इंसान है, अगर उसके सामने दीवार है तो उसको वो क्रॉस नहीं कर सकता। और वही क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है ऐसा पॉसिबल है। क्वांटम टनलिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा फिफ्थ सेमेस्टर, इसी के अंदर आप पढ़ रहे होगे। उसमें होता है क्या है, जो पार्टिकल है वो पोटेंशियल बैरियर मतलब वो जो दीवार है, उसके आपके सामने जो दीवार है उसको वो क्रॉस कर जाता है। ऐसे होता नहीं, बहुत सारे मूवीज़ वगैरह में, और ये क्या बोलते, कंटिन्यू करते हैं, स्क्रीन ऑफ हो गया था पता नहीं चला। ठीक है, तो वही जो बालवीर सीरियल होता था उसके अंदर बहुत सारे मैजिकल चीज़ें दिखाई जाती थी। ठीक है, आज भी बहुत सारे शोज़ वगैरह हैं, लेकिन उतना उस पर ध्यान जाता नहीं। ठीक है, क्योंकि अब पहले क्या था कि बचपन में अच्छा लगता था, इमेजिनेशन की से सारी चीज़ें चलती थी। अब क्या थोड़ा उसके पीछे का फैक्ट क्लियर हो गया, जैसे जब से ना कि ये पर्दे के पीछे वाली कहानी आने लगी सामने, तो बहुत सी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती। ठीक है, देखो मूवीज़ है, अगर उसको आप सिर्फ 3 घंटे में देखोगे मूवीज़ के फॉर्म में तो वो अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आप शूटिंग देख लोगे ना तो आपको बोरिंग लगेगा इतना कि आप उस मूवी को देखना ही नहीं चाहोगे। ठीक है, तो वही है, कोई भी चीज़ हो रही है तो
तभी तक अच्छा है जब तक आपको उसके पीछे की कहानी नहीं मालूम है। जिस दिन आपको उसके पीछे की कहानी क्लियर होने लगी, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट उस फील्ड से कम होने लगेगा, ठीक है। तो बचपन में वही था कि मैजिक बालवीर कर रहा है, अच्छा लग रहा था लगता था। तो जब आगे बढ़े तो ग्रीन सिग्नल, क्या बोलते हैं, ग्रीन पर्दा बोलते हैं ना, हाँ वही होता है। उसके ऊपर ही सारी चीज़ें की जाती हैं VFX वगैरह से। जब धीरे धीरे ये बातें समझ में आ गई तो उसमें उतना अच्छा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया धीरे धीरे, ठीक है। चलिए वो तो बात की बात है। और पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 को भी सेम इसी फॉर्मेट में हम डिस्कस करेंगे, पेपर भी और लेक्चर वगैरह भी आप चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। आपके पास अगर आपके पुराने क्वेश्चन पेपर वगैरह पड़े हुए हैं पुराने सेमेस्टर्स के 1 2 3 4, क्योंकि आप 5 में हो तो 1 2 3 4, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर हमको सेंड कर सकते हो, ठीक है। आपके जूनियर के लिए हेल्पफुल रहते हैं वो पेपर्स। और जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो उस यूनिवर्सिटी का नाम बता देना कि इस यूनिवर्सिटी का ये पेपर है, जिससे आपकी यूनिवर्सिटी की पेपर को ऑब्जर्व करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। और जब 5th एग्ज़ाम दोगे वो भी पेपर हमको सेंड कर देना, वो भी हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। चलिए बात बहुत हो गई, ठीक है। देखो बात इसलिए करते हैं क्योंकि लेक्चर छोटा रखते हैं और आपको नोट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो आप को जो भी चीज़ें बच रही हैं आप नोट्स में अच्छे से पढ़ सकते हो, नोट्स इसी फॉर्म में है। तो जो भी बातें होती हैं अपनी आपसे शेयर करने का इसी टाइम में शेयर कर लिया जाता है, और बाकी तो नोट्स वगैरह है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा आई होप। फिर भी अगर कोई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट it is impossible to know both the exact position and exact momentum of a particle simultaneously। देखो जो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो मेनली तो इलेक्ट्रॉन पे दिया गया था, लेकिन बाद में उसको सारे छोटे पार्टिकल्स पे अप्लाई कर दिया गया। छोटे मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे अप्लाई कर दिया गया कि कोई भी पार्टिकल है, क्योंकि वो लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ही है तो इलेक्ट्रॉन ही लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, 10 की पावर 5 6 7 की स्पीड से, उतना स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो सेम टाइम पे उसका मोमेंटम और पोजीशन एग्जैक्टली एक्यूरेसी के साथ पता करना मुमकिन नहीं है, यही बोलता है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अब लार्ज ऑब्जेक्ट की बात करें तो फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट द प्रिंसिपल इज नॉट अप्लीकेबल इन प्रैक्टिकल सेंस बिकॉज प्लैंक कांस्टेंट वेरी स्मॉल नंबर detects that the uncertainty product for massive object become negligible, making the uncertainty in position and momentum too small to measured or observed in everyday life, ठीक है। अगर डे टू डे लाइफ में बात करें तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो बड़े हैं, लेकिन जो प्लैंक कांस्टेंट यूज होता है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी के अंदर, जैसे हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी कितना होता है, h/4 पाई ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। तो ये जो एच बताया प्लैंक कांस्टेंट उसका वैल्यू 10 की पावर -34 के आसपास में होता है, इतनी छोटी वैल्यू है। तो अगर हम बड़े ऑब्जेक्ट के लिए लगाएंगे भी तो उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, और वो बात सही भी है। क्यों? क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट हैं तो हम किसी एक एग्जैक्ट टाइम पे उसका पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बड़े ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो ये जो अनसर्टेनिटी है वो निग्लेजिबल हो जाएगा, मतलब अनसर्टेनिटी रहेगी ही नहीं, मतलब पोजीशन और मोमेंटम साथ में कैलकुलेट किए जा सकते हैं। लेकिन जो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है कि दोनों चीज़ें साथ में कैलकुलेट नहीं की जा सकती। अब देखो यार, जो प्रिंसिपल जिस बेसिस पे बनाया गया है, अगर आप उसके विपरीत कोई एक एग्जाम्पल दोगे तो वो तो उस प्रिंसिपल पे फिट बैठेगा नहीं। तो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि छोटे पार्टिकल्स क्योंकि लाइट की स्पीड से मूव कर रहे हैं तो पोजीशन और मोमेंटम साथ में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, उनमें थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी रहेगा। आप एक को एक्यूरेट मेजर करोगे तो दूसरा में अनसर्टेनिटी आएगा, दूसरे को एग्जैक्ट मेजर करोगे तो पहले में आएगा। और वही बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा तो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू बहुत छोटा है, तो जो अनसर्टेनिटी है वो एकदम निग्लेजिबल हो जाएगा, तो उनके अंदर अनसर्टेनिटी बचेगी नहीं। और वो बात सही भी है क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट हैं, आंखों से हम देख रहे हैं, तो हम आराम से पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि अगर हम बड़े ऑब्जेक्ट पे हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो अनसर्टेनिटी बचेगी ही नहीं, तो इसीलिए हम बड़े ऑब्जेक्ट पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और भी जितने आगे के क्वेश्चन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स है वहाँ पे आप देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ईजी फॉर्म के अंदर नोट्स है, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है।